एक सूरज नाम का लड़का स्टेशन पर साफ सफाई का काम करता था और स्टेशन के पास खाली खड़े एक ट्रेन के डब्बे में रहता था। एक दिन सुबह जब वो अपना काम करने स्टेशन के प्लेटफॉर्म की ओर जा रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी का पैर ट्रेन की पटरी में फंसा हुआ था और ट्रेन सामने से आ रही थी और बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए मदद मांग रहा था। अरे अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ मुझे कोई। सूरज उस बूढ़े आदमी को देख उसे बचाने के लिए झट से उसके पास जाता है और उसका पैर उसके जूते से निकालकर उसे बचा लेता है और दोनों प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं। तभी बूढ़ा आदमी सूरज से कहता है, धन्यवाद बेटा, अगर आज तुम नहीं आते तो मेरा क्या होता और मेरी बेटी का ख्याल मेरे बाद कौन रखता। सूरज उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, वो तो मैंने बस आपको देखा और आ गया। बेटा आप यहाँ क्या करते हो? मैं यहाँ साफ सफाई का काम करता हूँ और पास ही खड़े ट्रेन के डब्बे में रहता हूँ। इसी तरह उनकी बात आगे बढ़ जाती है और वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की शादी सूरज से कराने की सोच लेता है और सूरज से कहता है, बेटा क्या आप मेरी बेटी से शादी करोगे? तभी सूरज बोलता है, अंकल पर मेरे पास कोई खास घर नहीं है और मैं एक रेल के डब्बे में रहता हूँ और मेरे माता पिता भी नहीं है। क्या आप फिर भी अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे और आपकी बेटी मेरे साथ खुश रह पाएगी? तभी उसकी बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगता है, बेटा मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल आप ही अच्छे से रख सकते हो, क्योंकि आजकल के बच्चे दूसरों की मदद करना ही नहीं चाहते और आपने तो बिना सोचे मदद की है। बूढ़े आदमी की बेटी का नाम मीना होता है। फिर 2 दिन बाद सूरज और मीना की शादी हो जाती है और जब मीना अपने ससुराल आती है, वो देखती है कि उसका ससुराल एक रेल का डब्बा है। ये देख मीना सूरज से पूछने लगती है, आप यहाँ अकेले रहते थे? सूरज ये सुन के उदास होकर उसे बताता है, हाँ, पर पहले मैं अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहता था। हमारा घर इसी गाँव में था। एक दिन हमारे साथ एक भयानक हादसा हुआ जिसमें मेरे माता पिता चल बसे। उस दिन से सब तहस नहस हो गया। उस हादसे में हमारा सारा घर जल गया और सारे पैसे सामान सब बर्बाद हो गया। इतने में ही मीना सूरज को समझाती है, चलिए सो जाते हैं, रात ज्यादा हो गई है। आप पहले की बातों पर इतना ध्यान न दीजिए, जो हुआ सो हुआ। अब हमें मिलकर अपना भविष्य सुधारना है। ये सुनकर सूरज खुश हो जाता है कि उसे समझने वाली बीवी मिली है और उसे कहता है, जी आप सही कह रही हैं, अब हमें सोना चाहिए, रात भी ज्यादा हो रही है। अगले दिन जब सुबह होती है, सूरज अपने काम के लिए जाता है और मीना से कहता है, मीना आप अपना ध्यान रखना, मैं शाम को जल्दी काम करके वापस आ जाऊंगा। जी, और आप भी अपना ध्यान रखना। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन सूरज स्टेशन के पास चाट का ठेला लगाने की सोचता है, पर पैसे न होने के कारण वो निराश हो जाता है और मीना को सारी बात बताता है। तभी सारी बात सुनकर मीना सूरज से कहती है, हमें किसी से पैसों की मदद मांगनी चाहिए। उसकी बात सुनकर सूरज कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। मेरा एक दोस्त है रमेश, वो बहुत अमीर है, मैं उससे कुछ पैसे के लिए कहता हूँ। सूरज अगले दिन ही रमेश के घर मदद के लिए जाता है और रमेश को सब बात बताता है। ये सुनकर रमेश सूरज को कहता है, अरे सूरज भाई क्यों नहीं, आपको जितने पैसे की जरूरत है आप ले लीजिए। धन्यवाद भाई, मुझे यकीन था कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। सूरज रमेश से पैसे लेकर घर जाता है और मीना को दिखाता है और ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो अपना चाट का स्टॉल स्टेशन के पास लगा लेता है। उनकी चाट खाने ट्रेन के यात्री और स्टेशन के लोग आते हैं। चाट खाने लोगों की भीड़ लग जाती है। एक आदमी सूरज के यहाँ की स्पेशल चाट मांगता है। सूरज तभी कहता है, हाँ भाई जरूर, अभी देता हूँ। तभी सूरज स्पेशल चाट बनाकर दे देता है, लेकिन वो आदमी उस चाट को आधा ही खाकर कचरे के डब्बे में फेंक देता है और गुस्से में आकर सूरज से कहता है, अरे भाई ये कैसी स्पेशल चाट है? मैंने तो आपसे स्पेशल चाट मांगी थी, ये तो बिल्कुल फीकी है। अच्छा भाई, मैं अभी आपको दूसरी बनाकर देता हूँ। फिर सूरज उस आदमी को स्पेशल और नई चटपटी चाट बनाकर दे देता है। वो आदमी उसे खाकर कहने लगता है, ये हुई ना बात, मजा आ गया आपकी स्पेशल चाट खाकर। इसी तरह स्पेशल चाट खाने लोगों की भीड़ सूरज के ठेले के पास जमा होने लगती है। ये देख मीना सूरज से कहती है,
देखिए, अगर हमारा काम ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और हम अपना सारा कर्ज भी चुका पाएंगे और अपना नया घर ले पाएंगे। सूरज मीना से कहता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम अपना सारा कर्जा चुका देंगे और रमेश भाई के सारे पैसे लौटा देंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद रमेश सूरज के स्टॉल के पास आकर सूरज से कहता है। अरे वाह सूरज भाई, आपका स्टॉल तो खूब सही चल रहा है, लेकिन अब मेरे पैसे वापस कब लौटाओगे? जी भाई, मैं आपके पास आपके पैसे लौटाने आने ही वाला था। अच्छा हुआ आप आ गए। आइए बैठिए और हमारी स्पेशल चाट खाकर देखिए। सूरज रमेश को अपनी चटपटी स्पेशल चाट बना कर देता है और रमेश उस चाट को खाकर कहने लगता है। भाई वाह, तुम्हारी स्पेशल चाट तो बड़ी मजेदार है। रमेश सूरज की मेहनत देखते हुए सोच लेता है क्यों न सूरज का कर्जा माफ कर दिया जाए ताकि वो पैसे अपने घर में लगा सके और अपना नया घर खरीद सके। रमेश सूरज से कहता है। सूरज भाई, आप इतनी मेहनत से अपना स्टॉल चला रहे हैं, अब आप मेरे पैसे वापस नहीं लौटाना। उन्हीं पैसों से आप अपना नया घर खरीद लेना, मैंने वो कर्जा माफ किया। ये सुनते ही सूरज खुशी से रोने लगते हैं और रमेश से कहते हैं। धन्यवाद रमेश भाई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप इतनी लगन से काम कर रहे हैं तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा इनाम आप लोगों के लिए। ये देखकर सूरज खुश हो जाते हैं और एक अपना नया घर खरीदकर खुशी खुशी उसमें ही रहने लगते हैं। मेहनत का फल देर से ही सही, पर मीना और सूरज को जरूर मिला। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। एक गांव में रमन नाम का एक लड़का अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। रमन एक पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। रमन के पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था। गांव में कोई काम न मिलने की वजह से रमन आज शहर जा रहा था। बेटा, तुम इतने बड़े शहर में कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? अपना तो कोई रिश्तेदार भी शहर में नहीं रहता। अरे माँ, चिंता मत करो, वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, मैं उसके साथ ही रहूँगा। और आप तो जानती हो गांव में तो कोई काम भी नहीं है, मुझे काम करने के लिए शहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन बेटा। अरे माँ, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। भैया, माँ सही कह रही है, आप गांव में ही रहकर कुछ काम कर लीजिए। अरे मेरी बहन, तुम परेशान मत हो, माँ का ख्याल रखना। और हाँ, मैं जल्दी ही आऊँगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। अपना ख्याल रखना। रमन शहर जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने दोस्त को ढूंढता है, लेकिन उसका दोस्त बताए हुए पते पर नहीं मिलता और रमन को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उसे कोई काम भी नहीं मिलता। आखिर में वो रेलवे स्टेशन पर एक चाय की स्टॉल पर ब्रेड पकौड़ा बेचने का काम करने लगता है। और एक दिन उसकी मुलाकात गीता से हुई। जैसे ही गीता ने रमन को देखा, गीता को रमन अच्छा लगा। उसके बाद से गीता रोज प्लेटफॉर्म पर आकर रमन से ब्रेड पकौड़े खरीदने के बहाने बात करती। मेरा नाम गीता है और आपका? मेरा नाम रमन है। आप देखने और बोलचाल में तो पढ़े लिखे लगते हैं। जी हाँ, कहते हैं ना, जब किस्मत साथ ना दे तो इंसान क्या कर सकता है। मैं शहर तो आया था काम के सिलसिले में, लेकिन यहाँ आकर देखा तो इतनी मारा मारी है। तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने पापा से कहकर काम दिलवा सकती हूँ। नहीं नहीं गीता जी, मैं किसी अनजान इंसान का एहसान नहीं लेना चाहता। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन रमन जानता था कि गीता एक बड़े परिवार और अमीर परिवार की लड़की है। उसके पिताजी कभी भी रमन और गीता का रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। जब भी गीता शादी के लिए बोलती तो वो बात टाल दिया करता था। आज गीता का जन्मदिन था। जैसे ही गीता रमन से मिलने आई, आते ही उसने रमन से कहा, रमन, आज तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। आज तो मेरा जन्मदिन है, तुम मेरी बात को टाल नहीं सकते। गीता, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी इस बात को क्यों टालता रहता हूँ? क्योंकि हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम ठहरी महलों में रहने वाली राजकुमारी और मैं किसी और के कमरे में रहने वाला। शादी के बाद मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा? रमन, तुम क्या समझते हो? तुम्हारे साथ मैं हर हाल में रह लूंगी। उसके बाद वो दोनों जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद जैसे ही गीता रमन को अपने घर लेकर जाती है तो गीता के पिताजी रमन की बहुत बेइज्जती कर उसे घर से निकाल देते हैं, जिसे देखकर गीता भी रमन के साथ ही अपना घर छोड़कर आ जाती है। फिर वो दोनों गीता के ससुराल गांव में रमन के घर, जहां पर उसकी माँ और बहन रहते थे, आते हैं। माँ कहाँ हो?
अरे मेरा बेटा वापस आ गया, बहुत देर कर दी बेटा। ये कौन है तुम्हारे साथ? माँ, ये तुम्हारी बहू है गीता। गीता पैर छूते हुए, माँ जी प्रणाम। ये तो बहुत सुंदर और संस्कारी है। जीती रहो बेटी। रिया, पूजा की थाल लेकर आ, भाभी का स्वागत नहीं करेगी? अभी लेकर आती हूँ माँ। रिया जाकर पूजा की थाल लेकर आती है। गीता की आरती करके गीता का गृह प्रवेश किया जाता है। स्वागत है बेटा हमारे छोटे से घर में तुम्हारा। अब ये तुम्हारा घर भी है। अभी गीता को आए कुछ घंटे ही हुए थे, तभी उनके घर का दरवाजा बजता है। रमन जाकर दरवाजे पर देखता है। निकलो निकलो, इस घर से बाहर निकलो, जल्दी करो, घर खाली करो। सर आप ये क्या कह रहे हैं? हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पता होता तो हम अपना घर इस जमीन पर बनाते ही क्यों? लेकिन अब हम अपना घर छोड़कर जाएंगे कहाँ? वो तो आपको घर बनाने से पहले ही पता लगाना चाहिए था। आपने बिना जांच पड़ताल के ये जमीन खरीद ली और उस पर घर भी बना लिया। अब ये जमीन सरकार की है और सरकार का काम तो देखो ऐसा ही होता है। जब उसे किसी जमीन की जरूरत होती है तो वो उस जमीन को याद करती है, वरना सालों साल पड़ी रहती है। लेकिन साहब अब हम कहाँ जाएंगे? हमने भूखे पेट रहकर एक एक जोट कर कर ये घर बनाया था। इसमें हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई है। मेरे पति का देहांत इसी में हुआ। देखो अम्मा, अब हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। आपको ये जमीन खाली करनी ही होगी और हमें भी आपके साथ ये करते हुए अच्छा थोड़ी लग रहा है। लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं? सरकार के ऑर्डर के आगे हम लोग मजबूर हैं। गीता को अपने ससुराल आए हुए कुछ घंटे ही हुए थे और कुछ घंटों में ही गीता पर मुश्किलों का तूफान आ खड़ा हुआ था। जिस लड़की ने कभी किसी को अपने कमरे में नहीं आने दिया, आज वो ससुराल के साथ बेघर हो गई थी। दरअसल जिस जमीन पर रमन का एक कमरे का छोटा सा घर बना हुआ था, वो सरकार की थी, जिसके चलते रमन के परिवार के साथ साथ और बहुत से लोगों को अपने घर को छोड़कर जाना पड़ा था। और अब रमन अपने पूरे परिवार के साथ दिसंबर की कड़कती हुई ठंड में सड़क पर इधर उधर भटक रहे थे। बहुत ठंड है बेटा यहाँ पर तो। इस ठंड में हम लोग सड़क पर कहाँ भटकेंगे? अच्छू रमन, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं जानता हूँ गीता, तुम्हें इस ठंड की आदत नहीं है। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। भैया, ठंड तो मुझे भी बहुत लगती है। चलिए ना, हम कोई घर किराए पर ले लेते हैं। तुम तो जानती हो किराए के घर कितने महंगे होते हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं कोई और घर खरीद सकूं। कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम सबको कहाँ लेकर जाऊं? चलो हम अपने शहर चलते हैं, जहाँ आप रहते थे, उसी कमरे पर चलते हैं। नहीं गीता, उस कमरे पर तो मैं अपने सेठ के साथ रहता था। तुम सबको मैं वहाँ लेकर नहीं जा सकता। पूरा परिवार चलते चलते बहुत बड़े कबाड़ खाने के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर कबाड़ का टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ था। तभी रमन की नजर उस कबाड़ में रखे हुए एक बड़े से कंटेनर पर पड़ती है। क्या हुआ रमन बेटा, यहाँ क्यों रुक गया? माँ, जब तक हमें कोई घर नहीं मिल जाता, क्यों ना हम इस कंटेनर में अपना घर बना ले? हाँ, ये सही रहेगा। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बहू को भी इस ठंड की आदत नहीं है। लेकिन भाई, ये तो बहुत गंदा है। अरे पहले इसे साफ कर लेते हैं और जहाँ से भी ये टूटा हुआ है मैं उसे थोड़ा ठीक कर देता हूँ। चल बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ये कंटेनर साफ करवाती हूँ। फिर पूरे परिवार ने मिलकर उस कंटेनर को साफ किया। पूरा परिवार उस कंटेनर में जाकर बैठ गया। भाई, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। रिया, तुम परेशान मत हो, मैं बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लाता हूँ। गीता ने भी कल रात से कुछ नहीं खाया है। आप मेरी फिक्र नहीं करिए, मैं ठीक हूँ। अब खाना लेने के लिए वो कंटेनर के बाहर जाता है और सबके लिए खाना लेकर आता है। पूरे परिवार ने खाना खाया और ठंड में कंटेनर में रात गुजारी। सुबह होते ही रमन काम की खोज में बाहर निकलता है और कुछ दूर चलने के बाद गांव के बाहर एक फैक्ट्री में रमन को मजदूरी का काम मिल जाता है, जिससे उसे रोजाना के पैसे मिलने लगे, जिससे उनका गुजारा होने लगा। एक दिन रमन को पता चलता है कि पास के मंदिर पर एक सेट कंबल बांट रहे हैं। गीता, हमें भी गर्म कपड़े और कंबल की जरूरत है। चलो हम भी चलकर देखते हैं, शायद हमें भी कंबल मिल जाए। हाँ हाँ ठीक है। अरे बहू, तू इतनी ठंड में बाहर कहाँ जाएगी? तू कंटेनर में ही रुक, मैं रमन के साथ जाकर देखती हूँ। रमन और सविता जैसे ही मंदिर के पास पहुँचे तो कंबल के सेट बांटे जा रहे थे। रमन अपनी माँ सविता को लेकर लाइन में खड़ा हो गया। रमन कंबल लेने ही लगा था कि तभी उसका मालिक, जहाँ पर वो काम करता है, वो आ जाता है। नमस्ते सेठ जी, सही है, पुण्य का काम हो रहा है। सोच रहा हूँ इस बार मैं भी ठंड में थोड़े कंबल बांट दूं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
इस बार तो मैंने पहले से ही सोच रखा था कि ठंड आएगी तो कंबल बांटूंगा। इसी बहाने भगवान से जुड़े रहने का मौका मिलता है और किसी गरीब की मदद भी हो जाती है। अरे रमन, तुम यहाँ? तुम्हें घर मिल गया क्या? जी मालिक, घर तो कोई नहीं मिला। मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपने परिवार के साथ एक कंटेनर को ही घर बनाकर रह रहा हूँ। उसमें बिछाने और ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था और सुना कि सेठ जी कंबल बांट रहे हैं, तो इसलिए बस वही लेने आया हूँ। तुम इसे जानते हो अजय? हाँ सेठ जी, ये मेरे गोदाम में ही मजदूरी करता था। इसने मुझे अपनी परेशानी बताई थी कि इसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, तो इसने एक कंटेनर को ही अपना घर बनाकर उसमें रहना शुरू कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, कंटेनर का घर। रमन, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम हमें अपना कंटेनर का घर दिखा सकते हो? जी सेठ जी, जरूर जरूर, वहाँ उस तरफ। रमन के मालिक और सेठ जब कंटेनर का घर देखते हैं तो वो दोनों रमन की बहुत तारीफ करते हैं। रमन बेटा, तुमने कंटेनर का घर बनाकर बहुत ही अद्भुत काम किया है। मेरे मन में तो एक विचार आ रहा है अजय, अगर तुम मेरा साथ दो तो। क्या विचार सेठ जी, बताइए तो, मैं तो हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न हम एक ऐसी फैक्ट्री लगाएं जिसमें कंटेनर के बने हुए घर मिल सके। जिनके पास घर नहीं होता वो बेचारे इन घरों के अंदर रहकर अपना समय बिता सकते हैं। बस हमें और तुम्हें उस कंटेनर के घर का दाम तय करना होगा। और हाँ, कंटेनर के घर बनाने का सारा दिमाग रमन का ही रहेगा। रमन भी इस काम में हमारा पार्टनर बनेगा। ये तो बहुत अच्छा ही विचार है सेठ जी। नेक काम में देरी क्यों करते हैं? हम इस प्रोजेक्ट पर आज से ही काम करना शुरू कर देते हैं। रमन के हुनर और समझदारी ने उसे एक नई दिशा दी। सेठ और उसके मालिक के साथ मिलकर उसने कंटेनर के घर बनाने का काम शुरू किया, जिससे उसे अच्छी पेमेंट मिला करती थी क्योंकि वो उनका पार्टनर बन गया था। रमन इन सब के लिए गीता को धन्यवाद कहता है। रमन, तुम मुझे धन्यवाद ना कहो, मैं भी तो तुम्हारी अपनी हूँ और तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ देना तो मेरा फर्ज है। चाहे ससुराल ईंट सीमेंट से बना हो या लोहे से, ससुराल तो ससुराल ही होता है। और मैं तो अपनी कंटेनर ससुराल में बहुत खुश थी। फिर वो सब मिलकर भगवान को धन्यवाद कहते हैं। और रमन में एक खासियत थी, वो भले ही अमीर बन गया था लेकिन उसने गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा और बहुत से गरीबों को ठंड में कंटेनर के घर बांटे, क्योंकि वो जानता था कि गरीबों की परेशानियां क्या होती हैं।